हम लोग अभी न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले अध्याय में हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जहां पर हम लोगों ने बात करना शुरू किया था किस चीज का, तो सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप का, यानी कि भारत के द्वारा स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया वो सारा दोस्ती वाला नीति हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था। और अंतिम पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अंतिम बिंदु जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था पंडित नेहरू और इंडोनेशिया के सुकर्नो वाली जो बात हुई थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नेहरू जो इंडिया के थे और सुकर्नो जो इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया के जो सुकर्नो थे, इन दोनों ने मिलकर एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात की थी या फिर एक आइडिया दिया था कि सब देश जो है आपस में मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहें। अब चूंकि यहां पर इंडोनेशिया की बात आई है तो अब इस कक्षा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और इंडोनेशिया के बारे में एक तथ्य बताते हैं। इंडोनेशिया दुनिया में लगभग अभी 200 देश हैं। कभी 205 भी आपको देखने को मिलेगा, कभी 190 भी देखने को मिलेगा, कभी 195 और 210 भी देखने को मिलेगा। तो देश जो है इसलिए वैरी करता है क्योंकि कुछ देश जो है कुछ देश को देश मानते हैं तो कुछ देश जो है कुछ देश को देश नहीं मानते हैं। तो यहां पर कुछ है कंफ्यूजन है, कुछ दादागिरी वाली सुपर पावर वाला कंसेप्ट है जहां पर कुछ देशों को दबा दिया जाता है तो दूसरे देश जो उसके विपक्ष में होते हैं वो उस देश को मान्यता देते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, अगर हांगकांग की बात करें, अगर हम हांगकांग सिंगापुर की बात करें, अगर हम तिब्बत की बात करें तो ये सब जो है बहुत सारे या कुछ देशों के लिए एक अलग देश है, जबकि चाइना जो है ये अपने वन चीन पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी के तहत कहता है कि ये सब तो मेरे ही हिस्से हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग देश हैं जहां पर कुछ देश जो है उसको मान्यता देते हैं तो कुछ देश जो है उसको मान्यता नहीं देते हैं। बहुत कुछ देश जो है वो इजराइल को भी मान्यता नहीं देते हैं तो कुछ देश जो है वो फिलिस्तीन को भी मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन जो दोनों को देते हैं वो 2 काउंट करेंगे, जो एक को देते हैं वो 1 काउंट करेंगे, जो दोनों को नहीं देते हैं वो दोनों देश को काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए देश का संख्या ऊपर नीचे होता है, जबकि महादेश जो हमारे हैं वो 7 ही हैं और वो सातों आप लोगों को पता ही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले बात कर ही ली है। और इंडोनेशिया जो है वो एक देश है और इंडोनेशिया दुनिया का यानी कि लगभग 200 देशों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। और दुनिया का चौथा और पांचवा यानी कि कभी चौथे और कभी पांचवें पे रहने वाला आबादी के हिसाब से दुनिया का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा देश जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का जनसंख्या के आधार पर कभी चौथा कभी पांचवा, चौथा ही मान के चलेंगे, चौथा सबसे बड़ा देश है और मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा देश। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किसी एक देश में रहते हैं तो वो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के ही सुकर्नो थे और इंडोनेशिया के सुकर्नो का पंडित नेहरू भारत से बात होता है और वो लोग एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं सारे देशों का। अब चूंकि यहां पर एक बात आई थी उस बात को भी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि इंडोनेशिया अगर चौथे नंबर पर है तो ऊपर के 3 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर भारत है। हालांकि भारत इसको डिनाई करता है, कहता है कि चाइना ही अभी 1 नंबर पर है। चीन को मान लीजिए या भारत को मान लीजिए, 145 करोड़ के आसपास दोनों की जनसंख्या है। ये देश अपने आप माने या न माने तो दोनों की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो 1 नंबर पर चीन, दूसरे 2 नंबर पर इंडिया, या 1 नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर चीन, 1 नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जिसको सिंपली अमेरिका कहते हैं। और अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर है और इसकी जनसंख्या मात्र 35 करोड़ के आसपास है। यानी कि पहले और दूसरे वाले जो हैं 145 करोड़ की जनसंख्या लेकर चल रहे हैं, जबकि तीसरा वाला मात्र 35 करोड़ यानी कि 110 करोड़ का डिफरेंस है 2 और 3 में। 100 करोड़ से ज्यादा का अंतर है, जनसंख्या का अंतर है 2 और 3 में। जो तीसरे नंबर पर है वो मात्र 35 करोड़ के आसपास का जनसंख्या लेकर चल रहा है और तब वो तीसरे नंबर पर है दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से। और पहले दूसरे नंबर पर इंडिया चाइना 145 करोड़ के आसपास है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया 28, 29, 30 करोड़ के आसपास इंडोनेशिया है। इसके बाद पाकिस्तान, इन सारे देशों का नाम आता है जो 25 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू एंड नासिर स्टार्टेड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM,
ये जो नेहरू और जो नासिर थे, इन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत इन लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नैम कहते हैं। दिस वाज अ ग्रेट बिग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इसमें क्या होता है तो लिखा हुआ है आगे कि यह एक बहुत बड़ा दोस्ती का एक प्रस्ताव था, या फिर कहें तो डिक्लेरेशन था, यानी कि एक घोषणा था नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत, जो कि नेहरू और नासिर के द्वारा किया गया था। अब आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो द कंट्री विच ज्वाइन द नॉन अलाइंड ग्रुप वेयर ऑफ कोर्स फ्रेंड अमॉन्ग देमसेल्फ। अब चूंकि बात तो फ्रेंडशिप की हो रही है, तो नॉन अलाइंड ग्रुप में जो भी देश जुड़ेंगे वो आपस में तो मित्र होंगे ही, तो वही चीज लिखा हुआ है। दे ऑल्सो ट्राई टू बी फ्रेंड ऑफ द अमेरिकन ग्रुप एंड द रशियन ग्रुप। इनके अलावा और भी कुछ ग्रुप थे, नॉन अलाइंड ग्रुप के अलावा भी कुछ ग्रुप थे, जैसे अमेरिकन ग्रुप और रशियन ग्रुप। अमेरिकन और रशियन ग्रुप की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों अपने आप को सुपर पावर में 1 और 2 नंबर पर मानता है। कभी अमेरिका अपने आप को कहता है कि मैं 1 नंबर पर हूं, तो रूस जो है वो कहता है कि मैं 1 नंबर पर हूं। किसी समय में रूस वास्तव में 1 नंबर पर हुआ करता था। आज अगर सही तरीके से देखा जाए तो अमेरिका ही 1 नंबर पर है। जब रूस 1 नंबर पर हुआ करता था तो उसको अमेरिका के द्वारा अलग अलग और कितने हिस्सों में बांट दिया गया। यह इतिहास ऐतिहासिक घटना है, जहां पर यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर, द यूएसएसआर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है अमेरिकी शक्ति के द्वारा। और आज जो रूस है वो वाली शक्ति खो देता है जो एक समय में रूस के पास था। और आज भी रूस इसी कारण से अमेरिका से चिढ़ा हुआ होता है। और अगर आप ग्लोबल अफेयर को देखेंगे तो ये दिखेगा कि रूस और अमेरिका जो है एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। पूरा दुनिया जो है इन्हीं 2 देशों के इर्द गिर्द चलता है। कोई जो अमेरिका का मित्र होता है वो रूस का मित्र नहीं होता है, तो जो रूस का मित्र होता है वो अमेरिका के मित्र नहीं होते हैं। और कुछ जो है भारत जैसे हैं जो हर जगह चलते हैं, लेकिन अधिकांश जो है इन 2 भागों में बटे हुए होते हैं। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर सऊदी अरब की बात करें, एक मुस्लिम देश की, सुन्नी मुस्लिम देश की, तो वो अमेरिका के साथ चलता है। तो शिया मुस्लिम देश ईरान जो है वो रूस के तरफ से अपना कार्य करता है, रूस के तहत काम करता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि नॉन अलाइंड ग्रुप में बहुत सारे देश जुड़े जो आपसी मित्रता की बात करते हैं। इनके अलावा जो अमेरिकन ग्रुप और रशियन ग्रुप था, इनके साथ भी ये लोग अपनी दोस्ती का प्रस्ताव देते थे और कुछ देशों के साथ इनका दोस्ती होता था, क्योंकि अच्छाई जो है वो आज नहीं तो कल तो आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप किसी को मार थोड़ी रहे हैं। अगर आप किसी से प्यार से जुड़ना चाहते हैं तो आज अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, कल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो उससे उनका नुकसान है, आपका तो नुकसान है नहीं। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है दे ऑल्सो ट्राई टू बी, ये तो हो चुका। इन 1985 वर्ष 1985 में स्वतंत्रता मिली थी हम लोग को वर्ष 1947 में। अब हम लोग आते हैं वर्ष 1985 में। इन 1985 इंडिया एग्रीड टू ज्वाइन साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत जो है 1985 में सार्क का सदस्य बनता है, यानी कि साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशियन एसोसिएशन है, यानी कि साउथ एशियन दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है, जो आपस में क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए गए थे, उसका यह सदस्य बनता है। जिसमें और कौन कौन से देश थे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सारे जो हैं ये उस समय और भी अलग अलग देश थे जो सार्क के तहत आते थे, जिसमें भारत भी 1985 में इसका सदस्य बना। दे लुक फॉरवर्ड टू कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। अब है कोऑपरेशन, नाम में ही, सार्क में नाम में ही सी है, तो वो कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप के लिए तो काम करेगा ही। वही लिखा हुआ है कि ये लोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपसी सहयोग और मित्रता था। देयर आर मेनी कॉमन प्रॉब्लम दीज कंट्री फेस एंड इफ वी वर्क टुगेदर दे कैन बी सॉल्व। यहां पर माना जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे वैसे इशू हैं, वैसे समस्या हैं जो सारे देशों में है, मतलब सार्क के सारे देशों में है, और अगर मिलकर काम किया जाए तो हम लोग इस समस्या को आसानी से इस समस्या से आसानी से पार पा सकते हैं। आगे आगे क्या लिखा हुआ है?
इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अलावा एक आसियान भी एक संगठन था और इंडिया जो है उसका भी मेंबर बनना चाहता था और था। इंडिया इज ऑलवेज कीन टू ज्वाइन ग्रुप विच वांट फ्रेंडशिप एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। और भारत का शुरू से ही रहा है, भारत शुरू से ही इस नीति पर चला है, इस विदेश नीति पर चला है या फिर इस इंटरनल अंदरूनी नीति पर चला है कि हम लोगों को शांति के साथ रहना है, प्यार के साथ रहना है, मित्रता के साथ रहना है। और फॉरेन पॉलिसी में भी यही बात थी और भारत हर उस संगठन के साथ जुड़ना चाहता था और जुड़ना चाहता है जो फ्रेंडशिप और हार्मनी की बात करते हैं और युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। आज भी अगर हम रूस और यूक्रेन की बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, यहां पर भी भारत चाहता है कि सब कुछ शांति से संभल जाए। लेकिन कुछ चीजें होती है जो शांति से नहीं संभलती है, वहां पर दूसरा चीज और वहां पर वार की तरफ जाना पड़ता है। और आज इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन की बात करें, ये सारी चीजें जो है अगर इजराइल के द्वारा कुछ किया जा रहा है और अगर यूक्रेन के द्वारा अपने आप को बचाया जा रहा है तो ये उन दोनों देशों के द्वारा भी उठाया गया एक अच्छा कदम है। क्योंकि जब बात से बात नहीं बनती है तो बात को उतना भी न करना चाहिए कि अपना देश ही उसमें समाप्त हो जाए, तो वहां पर दूसरे तरीके से भी बात करने की जरूरत है जो आज इजराइल और यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। आगे, इन द डिसआर्मामेंट फील्ड इंडिया हैज नो साइंड द कंप्रिहेंसिव, यहां पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इंडिया हैज नॉट साइंड होगा, नो साइंड नहीं होगा। तो इन द डिसआर्मामेंट फील्ड, इन द डिसआर्मामेंट फील्ड इंडिया हैज नॉट साइंड द कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि निशस्त्रीकरण पे भारत ने एक ऐसा संधि जहां पर निशस्त्रीकरण यानी कि हथियार का प्रयोग करना ना करना ये सारे कुछ पे नियंत्रण किसी और का और सोच समझ कर और बात करके करना होगा, उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। आगे, why should a few country which have nuclear weapon keep them and try to stop other country from getting such weapon। अब चूंकि यहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि भारत मित्रता वाली बात करता है, भारत शुरू से ही मित्रता वाली पॉलिसी विदेश नीति पर चलता रहा है और चाहता भी है कि सारे देश जो है इसी पर चले। लेकिन भारत को भी पता है और सब दुनिया को, अब भारत को भी पता है कि अगर मित्रता से बात नहीं बनती है तो सिर्फ मित्रता का जाप करके अपने अस्तित्व को खोना भी नहीं है। तो यहां पर एक सीटीबीटी यानी कि कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का एक संधि होता है और संधि पर कहा जाता है भारत को सुपर पावर के द्वारा, सुपर पावर देशों के द्वारा कि आप इस पर हस्ताक्षर करो और आप का जो शस्त्र आप जो यूज करोगे, जो न्यूक्लियर वेपन ये सारा कुछ यूज करोगे, वो पूछ कर यानी कि आपसी वार्ता के बाद करोगे। तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि भारत ने कहा कि क्यों, अगर हम मित्रता की बात करें तो सब लोग मित्रता की बात करें, आप एक तरफ अपने तरफ ये अधिकार, अपने पास ये अधिकार रखना चाहते हो कि मैं चाहूंगा तो यूज कर लूंगा और भारत अगर चाहेगा तो भारत को पूछना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोगलीपंथी है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये भारत समझ चुका था, भारत शुरू से समझता है। जो लोग शांति का पाठ पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि युद्ध क्या होता है, तो युद्ध के बारे में भी वो लोग उतना ही अच्छे से जानते हैं जितना वो शांति के बारे में जानते हैं। तो चीजें वही है, जो लोग शांति का पाठ नहीं पढ़ाते हैं वो सिर्फ युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग शांति का पाठ पढ़ाते हैं वो युद्ध के अंजाम के बारे में जानते हैं। तो ये समझना कि जो शांति वाले हैं वो युद्ध के बारे में उनको पता नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए गलत है, क्योंकि जो युद्ध वाले हैं उनको शांति के बारे में शायद ना पता हो, लेकिन जो शांति वाले हैं वो युद्ध को अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे, इंडिया which was proved its nuclear capability with successful test in 1974 and again in May 1998 insists that all countries agree on the timetable for complete removal of nuclear weapon from the earth। भारत ने वर्ष 1974 में और दोबारा वर्ष 1998 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि परमाणु जो हथियार है उसका सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया और दुनिया को बता दिया कि मैं भी न्यूक्लियर
युक्त यानी कि न्यूक्लियर वेपन युक्त जो है, जो मैं भी एक देश हूं और मेरे पास भी वो शक्ति है। और अगर आपको वास्तव में शांति के लिए और हार्मनी के लिए समझौता करना है, सीटीबीटी और इन सारे जैसे चीजों पर आगे बढ़ना है, तो आइए बैठकर एक टेबल पर बैठते हैं और सब लोग हस्ताक्षर करते हैं। ये सिर्फ भारत और भारत जैसे देश नहीं करेंगे। ये भारत ने 1974 1998 में तमाम देशों के कहने के बावजूद भारत ने पोखरण में 1974 में इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में सबसे पहले वर्ष 1974 में वो परमाणु परीक्षण करा दिया था और दुनिया को बता दिया था कि भारत जो है वो सांप बिच्छू का और गूंगे बहरों का देश नहीं है। भारत जब अपने पर आता है तो वो कुछ भी कर सकता है और उसको ना रूस की जरूरत है ना अमेरिका की जरूरत है। और वर्ष 1998 में फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो वहां पर भी फिर से परमाणु परीक्षण कर दिया जाता है और दुनिया को बता दिया जाता है कि भारत को हल्के में न लिया जाए। इफ ऑल न्यूक्लियर वेपन आर डिस्ट्रॉयड देन इंडिया विल ग्लैडली साइन सच अ ट्रीटी। कहा गया कि सब लोग अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो, सारे देश अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, भारत भी खुशी खुशी इस पर हस्ताक्षर करेगा और खत्म कर देगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, दोहरापंथी दोगलापंथी नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सक्सेसेस एंड फेल्योर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मित्रता की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के सफलता और असफलता की बातें होंगी। अब जो कि हम लोग पृष्ठ संख्या 142 पर देख रहे हैं, सामने आप लोगों को डिजिटल फॉर्मेट में दिख रहा है ये, और स्मार्ट बोर्ड पर जो कि पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 142 और 142 से आगे है, और ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। और हम लोग जो ये कर रहे हैं ये पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं। तो हम लोग इस कक्षा को अभी यहीं पर रोकेंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस टॉपिक से अगली कक्षा को शुरू करेंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे सक्सेसेस एंड फेल्योर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में।